दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 30 दिनों में आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हैबिट्स और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और इसके लिए आपको कोई बड़ी डिग्री, एक्सपेंसिव कोर्स या एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ 7 छोटी जापानीज हैबिट्स। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बनी है। शायद अभी आप ओवरथिंकिंग से परेशान हैं, लोगों से बात करने में हेजिटेशन महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर बार बार कोशिश करने के बाद भी अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं ला पा रहे। लेकिन आज जो आइडियाज आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल मेथड्स हैं जिन्हें जापान की कल्चर ने सदियों तक अपनाया है। इस जर्नी में आप सीखेंगे कि कैसे इचिगो इची आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाएगा, कैसे माँ की पावर आपकी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रेस को खत्म कर सकती है, कैसे गमान मुश्किल समय में भी आपको मजबूत बनाएगा, कैसे शिंका आपकी पुरानी लिमिटिंग आइडेंटिटी को तोड़कर एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट करेगा, कैसे जीको शिनराई आपके अंदर अनशेकेबल सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करेगा, कैसे होने आपको आपके असली सेल्फ से मिलवाएगा, और कैसे काइजन की पावर छोटे छोटे एक्शंस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प वीडियो नहीं है। अगर आप इन हैबिट्स को अगले 30 दिनों तक ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो आपके अंदर होने वाला चेंज आपको खुद सरप्राइज कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर हैबिट पिछले हैबिट से जुड़ी हुई है, और अगर आपने बीच में कुछ मिस कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा पिक्चर अधूरा रह जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ का नेक्स्ट लेवल वर्जन बनाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए 30 डेज चैलेंज, और बुकपीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स समराइज नहीं करते, हम आइडियाज को एक्शन में बदलना सिखाते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हैबिट 1, इचिगो इची, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट कौन सा है। शायद आप सोचेंगे कि वह दिन जब आप सक्सेसफुल बनेंगे, या वह समय जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक सरप्राइजिंग ट्रूथ यह है कि आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट अभी है। यही पल, यही सांस, यही क्षण। जापान में एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसे इचिगो इची कहा जाता है। इसका मतलब है यह पल दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। हर मुलाकात, हर बातचीत, हर अनुभव सिर्फ एक बार होता है, इसलिए उसे पूरी तरह महसूस करना चाहिए। लेकिन आज ज्यादातर लोग प्रेजेंट में नहीं जी रहे। उनका शरीर आज में होता है, लेकिन उनका माइंड या तो पास्ट में अटका रहता है या फ्यूचर की चिंता में खोया रहता है। कोई अपनी पुरानी मिस्टेक्स को याद करके दुखी है, तो कोई आने वाले कल की टेंशन में परेशान है। रिजल्ट यह होता है कि लाइफ धीरे धीरे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग का शिकार बन जाती है। रिसर्च भी बताती है कि हमारा माइंड दिन का बड़ा हिस्सा भटकता रहता है, और जब माइंड प्रेजेंट से दूर होता है तब हैप्पीनेस भी कम हो जाती है। जरा अपने पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप किसी के साथ बैठे थे लेकिन आपका ध्यान कहीं और था? कितनी बार खाना खाते समय आपका माइंड फोन में था? कितनी बार रात को सोने से पहले आपने एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दिया कि नींद तक खराब हो गई? यही ओवरथिंकिंग है, और यही वह जाल है जिससे इचिगो इची हमें बाहर निकालता है। इस हैबिट का पहला लेसन बहुत सिंपल है। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें, उसे अपना पूरा अटेंशन दें। फोन को साइड में रखें, फ्यूचर की प्लानिंग को कुछ मिनट के लिए भूल जाएं। सिर्फ उस कॉन्वर्सेशन को महसूस करें, क्योंकि हो सकता है कि यह वही बातचीत हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। हो सकता है कि यह वही मोमेंट हो जो कभी वापस ना आए। दूसरा लेसन है अपनी डेली एक्टिविटीज को अवेयरनेस के साथ करना। जब आप सुबह चाय पी रहे हों तो सिर्फ चाय का स्वाद महसूस करें। जब आप वॉक कर रहे हों तो अपने कदमों पर ध्यान दें। जब आप किसी सुंदर सनसेट को देखें तो तुरंत कैमरा निकालने की जगह उसे अपनी आंखों से महसूस करें। छोटी लगने वाली ये बातें आपके माइंड को प्रेजेंट में वापस लाने लगती हैं, और यहीं सबसे बड़ा चेंज शुरू होता है। जब आप प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं, तब एंग्जाइटी
धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, क्योंकि एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर में रहती है। वह उन चीजों की चिंता करती है जो अभी हुई ही नहीं है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में अक्सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में होती है। एक जापानीज सेइंग है कि अगर आप एक समय में सिर्फ एक कदम पर फोकस करते हैं तो सबसे लंबा सफर भी आसान हो जाता है। यही प्रिंसिपल लाइफ पर भी लागू होता है। आपको पूरी जिंदगी को एक साथ सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ आज का दिन संभालना है, सिर्फ यह मोमेंट जीना है, सिर्फ अगला सही एक्शन लेना है। शुरुआत में यह आसान नहीं लगेगा, आपका माइंड बार बार भटकेगा, पुरानी मेमोरीज आएंगी, फ्यूचर की वरीज आएंगी, लेकिन हर बार जब आप खुद को वापस प्रेजेंट में लाएंगे तब आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बनेंगे। धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लाइफ को सच में जीना शुरू करेंगे, सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना आपको शांति देता है, लेकिन कभी कभी सही समय पर चुप रहना और रुकना उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। और यही हमें अगली जापानीज हैबिट की ओर ले जाता है, एक ऐसी आदत जो आपकी वैल्यू को लोगों की नजरों में कई गुना बढ़ा सकती है। हैबिट 2, द पावर ऑफ साइलेंस एंड पॉजिंग। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, हर बात पर रिएक्ट करता है, हर आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे लोग उसकी बातों को सीरियस लेना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा कमरा उनकी बात सुनता है। उनकी प्रेजेंस अलग होती है, उनकी वैल्यू अलग होती है। जापान में इस शक्ति को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे एमा कहा जाता है। माँ का मतलब है खाली जगह, पॉज, साइलेंस, या वह स्पेस जो किसी एक्शन और रिएक्शन के बीच मौजूद होती है। सुनने में यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही छोटी सी हैबिट आपकी लाइफ के रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस और इमोशनल कंट्रोल को पूरी तरह बदल सकती है। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत रिएक्ट करना चाहता है। सोशल मीडिया पर कोई कमेंट आया, तुरंत जवाब देना है। किसी ने कुछ गलत कह दिया, तुरंत आर्ग्यू करना है। किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, तुरंत डिफेंड करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंस्टेंट रिएक्शन अक्सर इमोशनल होती है, लॉजिकल नहीं। बाद में हमें रिग्रेट होता है कि काश हमने थोड़ा रुककर सोचा होता। माँ हमें यही सिखाता है कि हर सिचुएशन में तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स साइलेंस होता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ गलत बोल देता है। आपका ईगो तुरंत कहता है कि जवाब दो, उसे बताओ कि वह गलत है। लेकिन अगर आप कुछ सेकंड्स रुक जाएं, डीप ब्रेथ लें और खुद से पूछें कि क्या यह आर्ग्यूमेंट सच में जरूरी है, तो अक्सर आंसर होगा नहीं। क्योंकि हर बैटल लड़ने लायक नहीं होती, हर ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं होता और हर क्रिटिसिज्म आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करता। यही कारण है कि आर्ग्यूइंग अक्सर आपकी पर्सनल वैल्यू को कम कर देती है। जब आप हर छोटी बात पर डिबेट करते हैं तो लोग आपको इमोशनली कंट्रोल्ड व्यक्ति नहीं बल्कि इमोशनली रिएक्टिव व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन जब आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से दूर रहते हैं तब लोग आपकी मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस को नोटिस करते हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल को हर बार खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ साइलेंस के बारे में नहीं है, यह डिसीजन मेकिंग के बारे में भी है। जब कोई अपॉर्चुनिटी सामने आती है तब एक्साइटमेंट में तुरंत डिसीजन मत लीजिए। जब कोई प्रॉब्लम आए तब पैनिक में एक्शन मत लीजिए, थोड़ा पॉज कीजिए, क्योंकि अक्सर क्लैरिटी साइलेंस में मिलती है, नॉइज में नहीं। जापान की ट्रेडिशनल आर्ट्स, आर्किटेक्चर और कल्चर में एम्प्टी स्पेस को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी एक्शन को, क्योंकि स्पेस के बिना बैलेंस नहीं बनता। आज ज्यादातर लोग फिजिकल वर्क से नहीं, मेंटल नॉइज से थकते हैं। उनका माइंड लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसीलिए माँ का एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है कि दिन में कुछ मिनट्स कंप्लीट साइलेंस में बैठिए। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि आपका माइंड नॉइज का आदी हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि साइलेंस कोई खालीपन नहीं है बल्कि क्लैरिटी की जगह है। जब आप पॉज करना सीखते हैं तब आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है, आपकी डिसीजंस बेहतर हो जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है
क्योंकि अब आप इमोशंस के स्लेव नहीं रहते, आप सिचुएशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली पहचान है। याद रखिए, लाइफ में कई बार लोग आपको प्रोवोक करेंगे, कई बार सर्कमस्टेंसेस आपको तुरंत रिएक्ट करने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन आपकी रियल पावर आपके रिएक्शन में नहीं बल्कि उस पॉज में छिपी होती है जो रिएक्शन से पहले आता है। वही पॉज आपको एवरेज लोगों से अलग बनाता है, वही पॉज आपको रिस्पेक्ट दिलाता है, वही पॉज आपको इनर पीस देता है। लेकिन सिर्फ शांत रहना और सही समय पर रुकना ही काफी नहीं है। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब दर्द होता है, स्ट्रगल होता है और परिस्थितियां हमारे खिलाफ दिखाई देती हैं। उस समय साइलेंस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। और जापान की अगली हैबिट इसी हिडन स्ट्रेंथ का सीक्रेट खोलती है, एक ऐसी क्वालिटी जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। हैबिट 3, गामन, एंड्यूरिंग विथ डिग्निटी एंड एक्शन। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी में सब कुछ आपके खिलाफ चल रहा है। प्लान्स फेल हो रहे हैं, लोग आपका साथ नहीं दे रहे, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा और हर दिन एक नई चैलेंज सामने खड़ी हो रही है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं या फिर हार मान लेते हैं। लेकिन जापान की कल्चर में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे गामन कहा जाता है। गामन का अर्थ है कठिन परिस्थितियों को डिग्निटी, पेशेंस और एक्शन के साथ सहन करना। इसका मतलब दर्द को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। यही वह क्वालिटी है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी यह है कि स्ट्रगल को कोई अवॉइड नहीं कर सकता। हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने फेलियर्स देखे हैं, हर स्ट्रांग व्यक्ति कभी न कभी टूट चुका है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जब मुश्किल समय आता है तब आप रिएक्ट कैसे करते हैं। गमन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपनी डिग्निटी और फोकस नहीं खोना चाहिए। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। लोग चाहते हैं कि मेहनत करें और तुरंत रिवॉर्ड मिल जाए, लेकिन रियलिटी अलग है। एक सीड को ट्री बनने में समय लगता है, मसल को स्ट्रांग बनने में समय लगता है, कॉन्फिडेंस को ग्रो होने में समय लगता है, सक्सेस को बिल्ड होने में समय लगता है। लेकिन कई लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें पेन पसंद नहीं होता। गामन हमें याद दिलाता है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। सोचिए, जब आप जिम जाते हैं तो मसल्स में पेन होता है, लेकिन वही पेन स्ट्रेंथ बनाता है। जब आप नई स्किल सीखते हैं तो शुरुआत में फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन वही फ्रस्ट्रेशन मास्टरी की तरफ ले जाती है। जब आप अपने गोल्स के लिए सैक्रिफाइस करते हैं तो अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन वही डिस्कंफर्ट फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन बनता है। इसलिए गामन का फिलॉसफी सिंपल है, पेन से भागो मत, उससे सीखो, उसके साथ आगे बढ़ो। जापान के इतिहास में भी गामन का इन्फ्लुएंस बहुत गहरा रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस और कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोगों ने डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ खुद को फिर से खड़ा किया। यही माइंडसेट हर व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकता है, क्योंकि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होगी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगा। एक बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वह यह है कि वे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में इतना सोचते हैं कि एक्शन लेना भूल जाते हैं। गामन सिर्फ सहन करने की बात नहीं करता, यह एक्शन लेने की भी बात करता है। अगर आपकी लाइफ में चैलेंज है तो उसके बारे में कंप्लेन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए काम करना। चाहे प्रोग्रेस स्लो हो, लेकिन मूवमेंट जरूरी है, क्योंकि छोटे कदम भी आपको वहीं पहुंचा सकते हैं जहां सिर्फ विशेस कभी नहीं पहुंचा सकती। जब आप गामन को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है। छोटी प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब नहीं करती, क्रिटिसिज्म आपको तोड़ नहीं पाता, फेलियर आपको रोक नहीं पाता, क्योंकि अब आप समझ चुके होते हैं कि टेम्पररी पेन परमानेंट डिफीट नहीं होता। हर डिफिकल्ट फेज एक लेसन लेकर आता है, हर स्ट्रगल आपको थोड़ा और मजबूत बनाता है। याद रखिए, दुनिया अक्सर सिर्फ सक्सेस को देखती है। लोग ट्रॉफी देखते हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं, रिजल्ट देखते हैं लेकिन सैक्रिफाइस नहीं, अचीवमेंट देखते हैं लेकिन स्ट्रगल नहीं। लेकिन हर बड़ी सक्सेस के पीछे गामन की स्पिरिट छिपी होती है, वह एबिलिटी कि चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, आप रुकते नहीं हैं।
और शायद अभी आपकी लाइफ में भी कोई चैलेंज चल रहा हो। शायद कोई ड्रीम है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। शायद कोई फियर है जो आपको रोक रहा है। लेकिन अगर आप आज एक डिसीजन लें कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपकी पूरी जर्नी बदल सकती है। क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब कभी न गिरना नहीं है। स्ट्रेंथ का मतलब हर बार गिरकर फिर खड़ा होना है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, कई बार हमें सिर्फ चैलेंजेस को एंड्योर नहीं करना होता। कई बार हमें उस पुराने वर्जन को भी छोड़ना पड़ता है जो हमें पीछे खींच रहा है। क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी पहचान होती है। और यही हमें अगली जापानीज हैबिट की ओर ले जाती है। हैबिट 4, शिंका, किलिंग योर ओल्ड लिमिटिंग आइडेंटिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो शायद आप अपना नाम बताएंगे, अपना प्रोफेशन बताएंगे या अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बताएंगे। लेकिन एक गहरा सवाल है जिसे बहुत कम लोग पूछते हैं। क्या वह पहचान जिसे आप आज अपना सच मानते हैं वास्तव में सच है, या फिर वह सिर्फ एक कहानी है जिसे आपने सालों से अपने दिमाग में दोहराया है? जापान में एक पावरफुल कंसेप्ट है शिंका, जिसका अर्थ है कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, यानी लगातार बदलना और अपने बेहतर वर्जन में ट्रांसफॉर्म होना। लेकिन शिंका की शुरुआत कुछ नया बनाने से नहीं होती। इसकी शुरुआत पुराने वर्जन को छोड़ने से होती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे अपने पुराने आइडेंटिटी के कैदी बने रहते हैं। कोई कहता है मैं कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हूं। कोई कहता है मैं बिजनेस नहीं कर सकता। कोई कहता है मैं हमेशा अनलकी रहा हूं। धीरे धीरे ये सेंटेंसेस बिलीफ्स बन जाते हैं और बिलीफ्स आइडेंटिटी बन जाती हैं। फिर इंसान वही बन जाता है जो वह बार बार अपने बारे में सोचता है। सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी आपके डिसीजन से कम और आपकी आइडेंटिटी से ज्यादा कंट्रोल होती है। अगर कोई व्यक्ति खुद को अनहेल्थी मानता है तो वह हेल्थी हैबिट्स लंबे समय तक नहीं रख पाएगा। अगर कोई खुद को लूजर मानता है तो सक्सेस मिलने के मौके पर भी वह खुद को सैबोटाज कर सकता है, क्योंकि माइंड हमेशा उस आइडेंटिटी के अनुसार एक्ट करता है जिसे वह सच मानता है। इसीलिए शिंका का पहला रूल है अपने पुराने लेबल्स को पहचानना। कुछ समय निकालकर सोचिए कि आप अपने बारे में कौन सी नेगेटिव स्टोरीज बार बार दोहराते हैं। शायद आप कहते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। शायद आप सोचते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। शायद आप मान चुके हैं कि आपकी एज, बैकग्राउंड या सर्कमस्टेंसेस आपको रोक रही हैं। लेकिन क्या ये फैक्ट्स हैं या सिर्फ बिलीफ्स हैं? क्योंकि अक्सर सबसे मजबूत जेल लोहे की नहीं होती, सोच की होती है। कल्पना कीजिए कि एक सांप अपनी पुरानी स्किन को छोड़ता है। अगर वह पुरानी स्किन को पकड़कर रखे तो वह ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह इंसान भी तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वह अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ने के लिए तैयार न हो। ग्रोथ का मतलब सिर्फ नई स्किल्स सीखना नहीं है। ग्रोथ का मतलब एक नया सेल्फ बनाना है। अब सवाल यह है कि नई आइडेंटिटी कैसे बनाई जाए। इसका जवाब एक्शंस में छिपा है। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस आने का इंतजार मत कीजिए। वैसे एक्शंस लीजिए जैसे एक कॉन्फिडेंट पर्सन लेता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। वैसे हैबिट्स अपनाइए जैसे डिसिप्लिन्ड लोग अपनाते हैं। आइडेंटिटी एक्शन से बनती है, थॉट से नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि जब मैं बदल जाऊंगा तब एक्शन लूंगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले एक्शन आता है, फिर आइडेंटिटी बदलती है। हर बार जब आप अपने फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप अपने माइंड को एक नया मैसेज देते हैं। हर बार जब आप एक्सक्यूजेस की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप अपने पुराने सेल्फ को कमजोर करते हैं। और हर बार जब आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, आप अपने नए वर्जन को मजबूत करते हैं। शिंका हमें यह भी सिखाता है कि चेंज अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपका माइंड रेजिस्टेंस करता है। उसे पुराना फेमिलियर वर्जन ज्यादा सेफ लगता है। इसलिए कई लोग अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वे अपनी पुरानी आइडेंटिटी से इमोशनली अटैच्ड रहते हैं। वे चेंज चाहते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की कीमत नहीं देना चाहते। लेकिन सोचिए, अगर आप अगले 30 दिनों तक हर दिन अपने नए वर्जन की तरह बिहेव करें तो क्या होगा?
अगर आप हर सुबह यह पूछें कि मेरा बेस्ट वर्जन आज क्या करेगा और फिर वही करें, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदलने लगेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिजल्ट्स बदलेंगे, रिलेशनशिप्स बदलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका खुद को देखने का नजरिया बदल जाएगा। याद रखिए, आपका पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी फेलियर्स आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी करंट सिचुएशन भी आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, यह हर दिन आपके एक्शन से बनती और बदलती है। और जिस दिन आप यह समझ जाते हैं, उसी दिन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। लेकिन एक नया वर्जन बनाना तभी पॉसिबल है जब आप खुद पर भरोसा करना भी सीखें, क्योंकि अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो चेंज लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। हैबिट 5, जीको शिनराय, डेवलपिंग ट्रू सेल्फ ट्रस्ट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है? कई बार अपॉर्चुनिटी सामने होती है, टैलेंट भी होता है, नॉलेज भी होता है, लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो, अगर मैं उतना केपेबल नहीं हूं जितना मैं सोचता हूं। यही सेल्फ डाउट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देता है। जापान में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे जीको शिनराय कहा जाता है। इसका अर्थ है सच्चा सेल्फ ट्रस्ट, यानी खुद पर ऐसा भरोसा जो परिस्थितियों, फेलियर्स और लोगों की राय से प्रभावित ना हो। बहुत लोग कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। कॉन्फिडेंस अक्सर रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं, तब कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, लेकिन सेल्फ ट्रस्ट उससे कहीं गहरा होता है। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आपको भरोसा हो कि आप सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। कॉन्फिडेंस कहता है, मैं जीतूंगा। सेल्फ ट्रस्ट कहता है, अगर मैं हार भी गया तब भी मैं दोबारा उठ खड़ा होऊंगा। यही कारण है कि कई सक्सेसफुल लोग भी अंदर से इनसिक्योर होते हैं। उन्होंने अचीवमेंट्स तो हासिल कर लीं, लेकिन खुद पर ट्रस्ट डेवलप नहीं किया। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी जर्नी के शुरुआती स्टेज पर होते हैं, फिर भी उनके अंदर एक शांत कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उनका भरोसा रिजल्ट्स पर नहीं खुद पर होता है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन वह खुद पर डाउट नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि शायद मैं चलने के लिए बना ही नहीं हूं। वह बस उठता है और फिर कोशिश करता है। यही नेचुरल सेल्फ ट्रस्ट है जो बड़े होने के साथ हम खो देते हैं। धीरे धीरे फेलियर्स, क्रिटिसिज्म और कंपैरिजंस हमें यह विश्वास दिलाने लगते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन जीको शिनराय हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। यह सिखाता है कि सेल्फ ट्रस्ट वर्ड्स से नहीं, प्रॉमिसेस से बनता है, खासकर उन प्रॉमिसेस से जो आप खुद से करते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे और फिर नहीं उठते, तो आपका माइंड सीख जाता है कि आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आप गोल्स बनाते हैं और बार बार छोड़ देते हैं, तो सेल्फ ट्रस्ट कमजोर होने लगता है। इसलिए सेल्फ ट्रस्ट का फाउंडेशन ऑनेस्टी है। पहले खुद के साथ ऑनेस्ट बनना पड़ता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप खुद से प्रॉमिस करें कि आज सिर्फ 10 मिनट्स वॉक करेंगे और फिर उसे पूरा कर दें, तो आपका माइंड एक छोटा सिग्नल रिसीव करता है। वह कहता है, मैं अपनी बात निभाता हूं। ऐसे ही छोटे छोटे एक्शंस धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं। इसलिए सेल्फ ट्रस्ट का सीक्रेट बड़े अचीवमेंट्स नहीं, बल्कि छोटे कमिटमेंट्स को कंसिस्टेंटली पूरा करना है। एक और बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, वह है खुद को लगातार दूसरों से कंपेयर करना। सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस देखकर वे सोचते हैं कि वे पीछे हैं, लेकिन कंपैरिजन हमेशा सेल्फ ट्रस्ट को कमजोर करता है, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू को दूसरों की प्रोग्रेस से मेजर करते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस कभी स्टेबल नहीं रह सकता। जीको शिनराय हमें याद दिलाता है कि आपकी रेस सिर्फ आपके साथ है। आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आप कल से बेहतर बने हैं या नहीं, और जब फेलियर्स आएं, तब क्या करें। यही वह मोमेंट है जहां रियल सेल्फ ट्रस्ट टेस्ट होता है। फेलियर का मतलब यह नहीं कि आप इनकेपेबल हैं। फेलियर सिर्फ फीडबैक है। यह आपको बताता है कि अप्रोच बदलने की जरूरत है, ड्रीम बदलने की नहीं। जिन लोगों के अंदर सेल्फ ट्रस्ट होता है, वे फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते।
वे उसे एक लेसन की तरह यूज करते हैं। धीरे धीरे जब आप अपने प्रॉमिसेस निभाने लगते हैं, एक्सक्यूजेस कम करने लगते हैं, कंपैरिजन छोड़ने लगते हैं और फेलियर से सीखने लगते हैं, तब एक पावरफुल चेंज शुरू होता है। अब आपको हर समय वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, लोगों की अप्रूवल जरूरी नहीं लगती, क्रिटिसिज्म आपको आसानी से नहीं तोड़ता, क्योंकि अब आपका भरोसा बाहर की दुनिया पर नहीं, अपने कैरेक्टर पर होता है। हैबिट 6, होने, डिस्कवरिंग योर ट्रू सेल्फ। एक अजीब सवाल है जो शायद बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं। अगर दुनिया की सारी एक्सपेक्टेशंस, सारे लेबल्स और लोगों की सारी ओपिनियंस अचानक गायब हो जाएं, तो आप वास्तव में कौन होंगे? क्या आप वही इंसान होंगे जो आज हैं, या कुछ बिल्कुल अलग? यही सवाल जापान के एक गहरे कॉन्सेप्ट होने के केंद्र में है। होने का मतलब है आपका सच्चा सेल्फ, वह असली व्यक्ति जो सोसाइटी के मास्क्स, फियर्स और एक्सपेक्टेशंस के पीछे छिपा हुआ है। और सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने में बिता देते हैं, लेकिन कभी अपने असली सेल्फ को जान ही नहीं पाते। बचपन में हम सभी बहुत नेचुरल होते हैं। हम जो महसूस करते हैं वही कहते हैं, जो पसंद होता है वही करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। परिवार क्या सोचेगा, दोस्त क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या मानेगी, लोग जज तो नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम एक ऐसी आइडेंटिटी बना लेते हैं जो दुनिया को पसंद आए, लेकिन उस प्रोसेस में हम अपने असली सेल्फ से दूर होते जाते हैं। यही कारण है कि कई लोगों के पास अच्छी जॉब होती है, अच्छी इनकम होती है और बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वे एम्प्टी महसूस करते हैं, क्योंकि वे वह जिंदगी जी रहे होते हैं जो दूसरों ने उनके लिए चुनी है, न कि वह जिंदगी जो उनका दिल चाहता है। होने हमें याद दिलाता है कि असली हैप्पीनेस बाहर की अचीवमेंट से नहीं, बल्कि अंदर की ऑथेंटिसिटी से आती है। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर एक सोने का खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर सालों से धूल, डर, डाउट्स और सोशल प्रेशर की परतें जमा हो गई हैं। होने उस इनर गोल्ड को खोजने की प्रोसेस है। यह कोई नई चीज बनाने के बारे में नहीं है, यह उस असली व्यक्ति को वापस खोजने के बारे में है जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद था। लेकिन अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए ऑनेस्टी चाहिए। ऐसी ऑनेस्टी जो कई बार अनकंफर्टेबल होती है। आपको खुद से पूछना पड़ता है कि क्या मैं जो कर रहा हूं वह सच में मेरी इच्छा है या सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश? क्या मेरे गोल्स मेरे अपने हैं या बोरोड ड्रीम्स हैं? क्या मैं अपनी वैल्यूज के अनुसार जी रहा हूं या सिर्फ अप्रूवल के पीछे भाग रहा हूं? बहुत बार हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। हम खुद को इतना बिजी रखते हैं कि अपनी इनर वॉइस सुनने का समय ही नहीं देते। लेकिन होन कहता है कि अगर आप खुद को समझना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। कभी कभी साइलेंस में बैठना होगा, कभी कभी अपने थॉट्स को लिखना होगा, कभी कभी अपने फियर्स का सामना करना होगा, क्योंकि सच्चाई अक्सर नॉइज में नहीं बल्कि साइलेंस में मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि होन सेल्फिश बनने के बारे में नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप अपनी रियलिटी के प्रति ऑनेस्ट रहें। जब आप अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं, तब आपको फेक बनने की जरूरत नहीं रहती। तब आप कंपैरिजन से मुक्त होने लगते हैं। तब आपको हर समय दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब आपकी वैल्यू लोगों की राय से नहीं, आपकी ऑथेंटिसिटी से आती है। और यही वह पॉइंट है जहां रियल कॉन्फिडेंस पैदा होता है, क्योंकि सबसे मजबूत कॉन्फिडेंस वह नहीं होता जो अचीवमेंट्स से आता है। सबसे मजबूत कॉन्फिडेंस वह होता है जो ये जानने से आता है कि आप वास्तव में कौन हैं। जब आप अपने स्ट्रेंथ्स को स्वीकार करते हैं, अपनी वीकनेसेस को समझते हैं और अपने वैल्यूज के अनुसार जीना शुरू करते हैं, तब आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आने लगती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि डिसीजंस लेना आसान हो रहा है, रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहे हैं, स्ट्रेस कम हो रहा है, क्योंकि अब आपको हर समय कोई रोल प्ले नहीं करना पड़ता। अब आप वही बन रहे हैं जो आप वास्तव में हैं, और दुनिया में इससे ज्यादा फ्रीइंग फीलिंग शायद ही कोई हो। याद रखिए, दुनिया आपको हजारों लेबल्स दे सकती है, लोग आपके बारे में अलग अलग ओपिनियंस रख सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी आइडेंटिटी मौजूद है जो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची है। होने उसी आइडेंटिटी को खोजने का रास्ता है।
और जिस दिन आप अपने इनर गोल्ड को पहचान लेते हैं, उस दिन आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलना शुरू हो जाती है। हैबिट 7, काइजेन, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड स्मॉल विंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बड़ी सफलता और एक अधूरे सपने के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, तो शायद आप कहेंगे टैलेंट, इंटेलिजेंस, लक या अपॉर्चुनिटी। लेकिन जापान की एक पावरफुल फिलॉसफी कहती है कि असली अंतर इन चीजों में नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी में होता है। यही फिलॉसफी है काइजेन। काइजेन का मतलब है लगातार छोटे छोटे सुधार करना, हर दिन सिर्फ थोड़ा बेहतर बनना। सुनने में यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसी सिंपल आइडिया ने कंपनीज, एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और ऑर्डिनरी लोगों की जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया है। ज्यादातर लोग लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन वे एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। न्यू ईयर आता है और वे बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं। सुबह 5 बजे उठना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, बुक्स पढ़नी है, बिजनेस शुरू करना है, सोशल मीडिया छोड़ना है। कुछ दिन तक एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है और पुरानी हैबिट्स वापस आ जाती हैं। प्रॉब्लम गोल में नहीं होती, प्रॉब्लम अप्रोच में होती है। काइजेन हमें सिखाता है कि बड़े चेंजेस छोटे एक्शन से शुरू होते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 8% बेहतर बनते हैं, तो कुछ समय बाद आपका पूरा लाइफ डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि सक्सेस एक इवेंट नहीं है। सक्सेस डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। जो आप हर दिन करते हैं, वही आपकी फ्यूचर रियलिटी बनाता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति एक दिन में 10 घंटे काम करता है, लेकिन फिर कई दिनों तक कुछ नहीं करता। दूसरा व्यक्ति हर दिन सिर्फ 1 घंटा काम करता है, लेकिन कभी नहीं रुकता। शुरुआत में पहला व्यक्ति ज्यादा प्रोडक्टिव दिखाई देगा, लेकिन महीनों और सालों के बाद दूसरा व्यक्ति कहीं आगे निकल जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हरा देती है। यही कारण है कि काइजेन परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस पर फोकस करता है। बहुत लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें परफेक्ट शुरुआत चाहिए, सही समय चाहिए, सही प्लान चाहिए, सही मूड चाहिए। लेकिन काइजेन कहता है कि परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, स्मॉल स्टेप लो, आज शुरू करो, क्योंकि इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट इंटेंशन से बेहतर होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हमारा ब्रेन भी स्मॉल विंस को पसंद करता है। जब हम कोई छोटा गोल अचीव करते हैं, तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जिससे मोटिवेशन बढ़ती है। इसलिए अगर आपका गोल बुक पढ़ना है, तो शुरुआत 50 पेजेस से मत कीजिए, सिर्फ 5 पेजेस पढ़िए। अगर एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो 1 आवर जिम से मत शुरू कीजिए, सिर्फ 10 मिनट्स वॉक कीजिए। क्योंकि जब एक्शन आसान होता है, तब कंसिस्टेंसी पॉसिबल होती है। और यही सीक्रेट है जिसे बहुत लोग मिस कर देते हैं। वे मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग सिस्टम्स बनाते हैं। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन हैबिट्स आपके साथ रहती हैं। अगर आप डेली रूटीन में छोटे पॉजिटिव एक्शंस जोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे वे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ता, ग्रोथ ऑटोमेटिक होने लगती है। काइजेन का एक और पावरफुल लेसन है कि फेलियर जर्नी का हिस्सा है। अगर किसी दिन आप हैबिट मिस कर दें, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। एक मिस्टेक आपको फेलियर नहीं बनाती। असली फेलियर तब होता है जब आप दोबारा शुरू करना छोड़ देते हैं। इसीलिए काइजेन परफेक्शन नहीं मांगता, वह सिर्फ परसिस्टेंस मांगता है। वह कहता है कि चाहे स्पीड धीमी हो, लेकिन रुकना मत। अब जरा सोचिए कि अगर आपने इस वीडियो में बताई गई सभी हैबिट्स को अगले 30 दिनों तक प्रैक्टिस किया, तो क्या होगा। इचिगो इची आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाएगा। माँ आपको अननेसेसरी स्ट्रेस और आर्ग्यूमेंट से दूर रखेगा। गमन आपको कठिन समय में मजबूत बनाएगा। शिंका आपकी पुरानी लिमिटिंग आइडेंटिटी को तोड़ेगा। जीको शिनराय आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट पैदा करेगा। होने आपको आपके ट्रू सेल्फ से मिलवाएगा। और काइजेन इन सभी लेसन्स को डेली लाइफ का हिस्सा बना देगा। यही कारण है कि काइजेन सिर्फ एक हैबिट नहीं है, यह उन सभी हैबिट्स को रियलिटी में बदलने वाला ब्रिज है। बिना कंसिस्टेंसी के नॉलेज बेकार है, बिना एक्शन के ड्रीम्स बेकार हैं, बिना डेली एफर्ट के पोटेंशियल बेकार है। लेकिन जब कंसिस्टेंसी जुड़ जाती है, तब छोटी जीतें बड़ी जीतों में बदल जाती हैं, छोटे कदम लंबी यात्राओं में बदल जाते हैं।
और ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करने लगते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती। आपकी जिंदगी उन छोटे डिसीजन से बदलती है जो आप हर दिन लेते हैं। हर सुबह, हर शाम, हर एक्शन आपके फ्यूचर को शेप दे रहा है। इसलिए आज से परफेक्शन का पीछा करना छोड़ दीजिए। सिर्फ प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए। सिर्फ अगला छोटा कदम लीजिए, क्योंकि 1 साल बाद आप जहां होंगे वह आपकी आज की कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करेगा। और अब सवाल यह नहीं है कि क्या ये हैबिट्स आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। सवाल यह है कि क्या आप अगले 30 दिनों तक इन्हें ऑनेस्टली प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट नॉलेज में नहीं छिपा है, ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट एक्शन में छिपा है। और आपकी नई जिंदगी शायद उस एक छोटे कदम से शुरू हो सकती है जिसे आप आज लेने वाले हैं।